चैप्टर 18 का सेकंड पार्ट है आपका मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। 1948 और किसका था? फैक्ट्रीज एक्ट का भी 1948 ही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम याद करेंगे। तो फैक्ट्रीज एक्ट और इसका 1948 है ईयर। मिनिमम वेजेस एक्ट, देखो जब हम वेजेस कोड की बात करते हैं तो हमारे 4 चैप्टर्स है। चैप्टर 18 पूरा उसी के बारे में है, जिसमें पहला आता है आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, सेकंड है आपका मिनिमम वेजेस एक्ट, थर्ड है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और फिर आपका है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। तो सेकंड हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्या है मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस मतलब कम से कम उतनी वेजेस तो मिलनी ही चाहिए, वो होता है मिनिमम वेजेस। पेमेंट ऑफ वेजेस का मतलब होता है कि भाई आप कब तक पेमेंट करना है, कोई फालतू का पैसा कट नहीं करना, ये सारी बातें। मिनिमम वेजेस मतलब है कम से कम इतना तो मिले काम करने के लिए। तो सीधी सी बात है, जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा होता है उसको अगर कुछ भी देते हैं हम लोग तो उसमें सेटिस्फाइड हो जाता है। सही बात है, अगर 10 दिन से कोई भूखा हो उसको आप 1 रोटी दो, ठीक है, तो मना थोड़ी ना करेगा कि 1 रोटी तो बहुत कम लग रही है, कम से कम 2 तो दो, ऐसे थोड़ी ना बोलेगा, 1 रोटी भी ले ही लेगा। वही वाली बात है। तो मजदूरों को आपको स्टारवेशन वेजेस पे वर्क नहीं कराना। स्टारवेशन वेजेस इज व्हाट, कि आप उनको बोल रहे हो कि एकदम ही कम पे काम करो, जितना उनका वैल्यू बनता है सर्विसेज का उससे कम में आप उनको हायर करते हो और बोलते हो इतने में ही काम करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो हम आपको रखेंगे नहीं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए वेजेस का, उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट आया था, उसकी वजह से ये एक्ट आया था। तो देखो इस चैप्टर में बार बार एक टर्म यूज़ की गई है स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, तो ये आपको एकदम अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए। वैसे भी लेबर लॉज में मोस्टली टर्म्स यूज़ की गई है, टर्म्स हमें अच्छे से आती है तो हम काफ़ी अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट मतलब वो एम्प्लॉयमेंट जो स्केड्यूल में प्रिस्क्राइब्ड है। तो उन एम्प्लॉयमेंट्स के लिए मिनिमम वेजेस फिक्स मतलब कर रखी है गवर्नमेंट ने, जो कि स्केड्यूल में दे रखा हो, इस एक्ट के स्केड्यूल में दे रखा हो। अब स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या आता है, लिस्ट में क्या है, वो सब सिलेबस का पार्ट हमारे नहीं है, तो हमें इतना डिटेल में वैसे भी लेबर लॉज नहीं दे रखा है। उसके बाद सेक्शन 1 जो है आपका, बस आपको टर्म याद करनी है स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उसके रिगार्डिंग मिनिमम वेजेस फिक्स होगी। फिर सेक्शन 1 है आपका, सेक्शन 1 हमेशा किसका होता है? एप्लीकेबिलिटी का। तो किस पे अप्लाई होगा ये एक्ट? जो स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट है, बस वही वाली बात है। वो जो लिस्ट में आप अगर आपकी इंडस्ट्री आती है तो आपको वो एम्प्लॉयमेंट आता है तो आपको मिनिमम वेजेस देनी पड़ेगी और पूरे इंडिया पे तो अप्लाई होता ही है। सेक्शन 2 हमारा हमेशा किसका होता है? डेफिनेशन का। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की डेफिनेशन जो रेलेवेंट डेफिनेशन मुझे लगी वो मैंने यहाँ पे कोट कर रखी है, आपका है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो पर्सन होता है, चाहे आपने उसको डायरेक्टली मतलब रखा हो या फिर हायर किया हो। हायर मतलब जैसे शॉर्ट में लिखा हो मैंने यहाँ पे CL, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स की तरह उसको हायर किया हो या फिर रिवॉर्ड पे रखा हो, मतलब डायरेक्टली हायर किया हो। चाहे स्किल्ड काम के लिए, अनस्किल्ड काम के लिए, कोई टेक्निकल काम करने के लिए, मैनुअल, क्लरिकल, अकाउंटेंट्स वगैरह हो गए, कोई भी हो, कैसा भी काम हो, वो हमारा एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आएगा। इसमें इंक्लूड होता है आउट वर्कर और एक्सक्लूड होते हैं आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन। देखो सीधी सी बात है, आर्म्ड फोर्सेज यूनियन तो किसी भी चैप्टर में नहीं आ रहा है हमारे, आपने नोटिस किया होगा। आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन मतलब आर्मी, नेवी और वो सब नहीं आते हैं लेबर की डेफिनेशन में यहाँ पे। उसके अलावा आउट वर्कर आ रहा है। आउट वर्कर किसी में तो है, किसी में नहीं है ना। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में हमने पढ़ा था आउट वर्कर नहीं आता, तो यहाँ पे आउट वर्कर आ रहा है। क्यों भाई मिनिमम वेजेस तो उसको भी देनी पड़ेगी, मिनिमम वेजेस तो उसको भी देनी पड़ेगी, उसका भी राइट है। तो आउट वर्कर इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय हियर, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयर कौन होगा? एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है जिसने एम्प्लॉय किया हो किसी को, वो एम्प्लॉयर है। तो एम्प्लॉय कैसे किया हो? डायरेक्ट किया हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किया हो, कैसे भी किया हो वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आएगा। चाहे खुद के लिए किया हो या किसी अदर पर्सन के लिए किया हो, जैसे कोई मैनेजर है या रिक्रूटर है, वो आपको रिक्रूट कर रहा है तो किसी और के लिए कर रहा है ना, ओनर कोई और है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको किया किसने है हायर, जिसने भी हायर किया है वही हमारा एम्प्लॉयर है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ इन स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयर वो पर्सन है जो एम्प्लॉय करता है चाहे खुद के लिए, किसी और के लिए, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, और एम्प्लॉय कहाँ कर रहा है? स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कर रहा है। अब फैक्ट्री में कौन होता है? मैनेजर होता है ये एम्प्लॉयर। उसके बाद गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में कौन होगा? जो HOD है या तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, या किसी पर्सन को अपॉइंट कर रखा है तो वो लोकल अथॉरिटी के लिए क्या होगा? या तो पर्सन अपॉइंटेड या लोकल अथॉरिटी का CEO। उसके बाद अदर्स में जो भी बच्चे कुछ है उसमें सुपरवाइजर को हम एम्प्लॉयर मानते हैं। इसमें एक छोटा सा नोट है कि इस एक्ट के अंदर डेफिनेशन को बहुत वाइड रखा गया है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की। एम्प्लॉयर के अंदर आ रहा है कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉय के अंदर आ रहा है आपका आउट वर्कर, ठीक है।
और इसमें ये किस केस से के थ्रू हमें ये मिला है कि आउट वर्कर भी इंक्लूडेड होगा, लोकनाथ नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ठीक है। उसके बाद एक और केस है इसके अंदर, नाथूराम शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जिन्होंने इतनी डिटेल डेफिनेशन इसकी दी है कि इसमें सब कुछ आएंगे, कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, आउट वर्कर आएंगे, तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की डेफिनेशन काफ़ी वाइड रखी है ताकि सबको अपने हक का पैसा मिल सके। और स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की दोनों की बातें करी गई है। फिर ये हमारा सेक्शन 2 हुआ जिसमें मेजर डेफिनेशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की थी, वो हमने देखा। सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी का देखा कि स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में अप्लाई होता है। अब आता है हमारे मेन प्रोविजन स्टार्ट होते हैं सेक्शन 3 से। सेक्शन 3 इज अबाउट व्हाट, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस। जब मिनिमम वेजेस मतलब कब फिक्स करनी पड़ेगी, पूरे स्टेट की करनी है क्या, और किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, मैनर क्या होगा, रिवाइज भी करना होता है क्या, ये सारी बातें कौन करता है, सेक्शन 3 हमारा करता है। तो सेक्शन 3 क्या बोलता है, एजी फिक्स करेगा। पहली बात तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही है यहाँ पे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करेगा मिनिमम वेजेस किन एम्प्लॉयमेंट्स के लिए। आपका पार्ट 1 स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में भी 2 पार्ट्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इज अबाउट इंडस्ट्रीज और पार्ट 2 है आपका एग्रीकल्चर का। अब देखो एग्रीकल्चर के लिए पूरे स्टेट का फिक्स करना ज़रूरी नहीं है, आप कुछ पार्ट्स के लिए फिक्स कर सकते हो। जैसे हम राजस्थान का एग्जाम्पल है तो जयपुर के लिए फिक्स कर दिया, जोधपुर के लिए नहीं किया, ये चलेगा आपके पार्ट 2 के अंदर एग्रीकल्चर के लिए। और पार्ट 1 क्या आपका इंडस्ट्री, तो ये पूरे स्टेट के लिए फिक्स होता है, पर यूनिफॉर्म हो तो ज़रूरी नहीं है। जैसे जयपुर के लिए 100 रुपये रख दिए, जोधपुर के लिए 50 रख दिए। तो ये 2 चीज़ें हमने पढ़ी। पार्ट 1 के लिए फिक्स्ड फॉर द एंटायर स्टेट, बट यूनिफॉर्म होना ज़रूरी नहीं है, किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ हो सकता है। पार्ट 2 एग्रीकल्चर है, ये पूरे स्टेट के लिए फिक्स करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, किसी के लिए कर दिया किसी के लिए नहीं किया। उसके बाद अगर स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कोई पूरे स्टेट का हम देख रहे हैं कि एक स्टेट है राजस्थान, ठीक है, उसके पूरे स्टेट के अंदर जो भी स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में चीज़ें हो रही है उसमें 1000 एम्प्लॉय भी नहीं है, 1000 से कम है, तो कोई ज़रूरत नहीं है मिनिमम वेज फिक्स करने की गवर्नमेंट को, नॉट ऑब्लाइज टू डू दैट, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही 1000 हो गए, जैसे उनको पता चला कि 1000 या 1000 से ज़्यादा हो गए, तो एजी को मस्ट फिक्स द मिनिमम वेजेस। तो ये बातें कौन करता है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए ये बातें कर रहा है, ठीक है। ये सारी बातें हुई कि फिक्स करना है, 2 पार्ट्स है, कब करना है, 1000 हो जाएंगे तब, ये सारी चीज़ें। अब क्लॉज बी क्या बोलता है कि रिवाइज करते रहना है। अब भाई अभी पहले 1 रुपये में 10 टॉफ़ीज़ आ जाती है, अब 10 रुपये में एक ढंग की टॉफ़ी नहीं आती, तो वही वाली बात है। इन्होंने क्या लिखा है कि भाई रिवाइज करते रहो मिनिमम वेजेस, जो पहले के 500 रुपये थे और आज के 500 रुपये में बहुत डिफरेंस है। तो आप हर 5 साल में, तो भाई 5 साल में सरकार बदल जाती है, आईसीएसआई सिलेबस चेंज कर देता है, इनको रिवाइज करना पड़ेगा मिनिमम वेजेस 5 साल में, हर 5 साल में चेंज हो ही जानी चाहिए, मैक्सिमम है। जल्दी करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन 5 साल में तो चेंज हो ही जानी चाहिए मिनिमम वेजेस। फिर सबसेक्शन 2 क्या बात करता है, तो हमने क्या पढ़ा, सबसेक्शन 1 पढ़ा, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी पढ़ा। ए बोलता है कि फिक्स कब करनी है, 2 पार्ट्स है, 1000 में नहीं करनी है, 1000 से ज़्यादा होगी तो करनी है, ये सारी चीज़ें, मतलब 1000 और 1000 से ज़्यादा होगी तो करनी है। उसके बाद सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, मैनर। अब मैनर 4 तरीके हैं वेजेस फिक्स करने के लिए। टाइम रेट, मतलब जैसे 1 घंटे का 50 रुपये एग्जाम्पल कोट करा हुआ है कि 1 घंटे का 50 रुपये, तो टाइम रेट के हिसाब से। पीस रेट क्या होगी, पीस वर्क क्या होगा, पीस वर्क के लिए पीस रेट के अकॉर्डिंग मिलेगा, जैसे 4 टी-शर्ट्स पे 50 रुपये मिलेंगे। गारंटीड टाइम रेट मतलब टाइम के हिसाब से तो आपको मिलेगा ही पैसा, जैसे 1 घंटे में आपने 4 टी-शर्ट बनाई, तो इससे क्या होगा, सब बढ़िया हो जाएगा। कई बार क्या तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें घंटे के हिसाब से पैसा मिल रहा है, तो तुम धीरे धीरे काम करोगे। पीस के हिसाब से मिलेगा तो फिर ज़्यादा पीसेस बनाओगे तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। वही है, टाइम वेस्ट करोगे या तो ज़्यादा धीरे धीरे काम करेंगे, या फिर क्वालिटी वेस्ट होगी, क्वालिटी ख़राब होगी। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट है गारंटी टाइम रेट, कि तुम बनाओ, आराम से बनाओ पीसेस, और टाइम के हिसाब से तुम्हें मिलेगा। 1 घंटे की 4 टी-शर्ट बनानी है तो पैसे मिलेंगे, ठीक है। पीस रेट अगर मिनिमम वेजेस से कम है तो आपको टाइम रेट के अकॉर्डिंग पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मिनिमम वेजेस से कम तो हम जा ही नहीं सकते ना, इसलिए ओवर टाइम रेट, ओवर टाइम काम करोगे तो ओवर टाइम के हिसाब से मिलेगा, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। जैसे 8 घंटे आपने काम किया, जो आपकी ड्यूटी बनती है वो है 100 रुपये के हिसाब से। अब 9th आवर तुम काम करोगे तो 200 रुपये मिलेगा 1 घंटे का। 1 घंटे का 100 रुपये मिल रहे थे, अब जो ओवर टाइम काम करोगे उसके 200 मिलेंगे, डबल मिलेंगे। ऐसे ओवर टाइम रेट फिक्स की जाती है। तो ये 4 मैनर थे। उसके बाद सबसेक्शन 3 तो बेसिक सी बात बोलते हैं, मिनिमम वेजेस किस किस रिस्पेक्ट में आप फिक्स करोगे। स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट की अलग अलग मिनिमम वेजेस हो सकती है, अलग अलग क्लासेस ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग वेजेस हो सकती है। सही बात है, कोई बहुत ही हेक्टिक काम कर रहा है, बहुत हार्ड ड्यूटी कर रहा है, तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, सीधी सी बात है। ये लोकेलिटीज़ और जोन का भी फर्क पड़ता है। देखो हम सीधी सी बात है, मिनिमम वेजेस मतलब जिससे हमारा रोटी कपड़ा मकान चल जाए, तो अलग अलग जोन में, अलग अलग लोकेलिटी में अलग अलग आपका लिविंग कंडीशंस होती है, अलग अलग महंगाई है, तो उस अकॉर्डिंग भी वो फिक्स कर सकते हैं। और अलग अलग लोगों के लिए भी फिक्स कर सकते हैं, जैसे अडल्ट के लिए अलग, चिल्ड्रन के लिए अलग, एडोलेसेंट के लिए अलग, और अप्रेंटिस से जो ट्रेनीज होते हैं उनके
लिए अलग, ठीक है। ऐसे भी फिक्स किया जा सकता है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग। और एज पर कैसे हम फिक्स कर सकते हैं, घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से, वीक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से। और मंथ के आगे तो हम जाते ही नहीं है, वो हमें पता है, हाफ ईयरली, एनुअली, ये सब हम करते ही नहीं। तो ये सेक्शन आपका कौन सा था 3। अब सेक्शन कौन सा आ रहा है 4। सेक्शन 4 बोलता है कि मिनिमम वेजेस में आखिर आएगा क्या, इंक्लूड क्या होगा। तो सबसे पहला क्या, बेसिक रेट तो ऑब्वियसली आएगी, हर जगह ही आएगी बेसिक रेट जितनी आपकी बनती है। उसके अलावा इसमें क्या ऐड ऑन हो सकता है, स्पेशल अलाउंसेस या कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस, कुछ भी बुला लो, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा इसमें इंक्लूड करके गवर्नमेंट फिक्स कर सकता है कि अभी महंगाई ज़्यादा तो 100 रुपये और इसमें इंक्लूड कर दो। दूसरा है आपका बेसिक रेट और कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन, जैसे सस्ते में कोई सामान दिला दिया तो वो चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। जैसे 100 रुपये का सामान है, वो आपको मतलब 100 रुपये का सामान है 20 रुपये में दिला दिया तो 80 रुपये बचे, तो 180 का आपका टोटल आ गया। तो वैसे आपका यहाँ पे आ सकता है। तो क्या क्या इंक्लूड हुआ फर्स्ट और सेकंड में, बेसिक रेट तो हमेशा आएगा ही, कॉस्ट वैल्यू ऑफ मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस आ गया, स्पेशल अलाउंस आ गया, और उसके बाद सेकेंड क्या आ गया, बेसिक रेट, और साथ में क्या आ गया, कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन। और थर्ड क्या है, इसमें सबका मिक्सचर, तीनों चीज़ें मिक्स कर दी, वो सारी चीज़ें आएगी। अब स्पेशल अलाउंस क्या होगा, कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन क्या होगा, वो कंपिटेंट अथॉरिटी कैलकुलेट करेगी, हमारा हेडेक नहीं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी 3 चीज़ें जो कि इंक्लूसिव डेफिनेशन आपको दे रखी है कि क्या क्या मिनिमम वेजेस में क्या क्या चीज़ें आएगी। सेक्शन 4। सेक्शन 5 है प्रोसीजर। अब भाई मेन मुद्दा अब आ गया ना यहाँ पे, क्या कि गवर्नमेंट फिक्स करेगी कैसे मिनिमम वेजेस। तो 2 तरीके, 2 मेथड है, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड को क्या बोलते हैं, कमिटी मेथड। सेकंड मेथड को क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन मेथड। कमिटी मेथड में कमिटी बनेगी, नोटिफिकेशन मेथड में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो कमिटी मेथड में क्या बन रही है, कमेटी, एजी अपॉइंट करेगा कमिटीज़ और सब कमिटीज़ अपनी हेल्प के लिए, फिर कमिटीज़ इंक्वायरी करेगी और एडवाइस देगी कि तुम्हें कितनी मिनिमम वेजेस फिक्स करनी चाहिए। एजी कंसिडर करेगा इनकी एडवाइस को और नोटिफिकेशन दे देगा ओजी के अंदर ऑफिशियल गैजेट में फिक्स करने के लिए या फिर रिवाइज करने के लिए, एज द केस में भी। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कमेटी बना रही है, कमेटी मेन काम कर रही है, एडवाइस दे रही है किसको, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट फिर फिक्स कर रही है, रिवाइज करना है तो रिवाइज कर रही है, ठीक है। डेट स्पेसिफाइड जो होगा ओजी के अंदर कि इस तारीख से आपकी मिनिमम वेजेस अप्लाई होगी तो उस तारीख से हो जाएगी। नहीं दे रखा तो जिस दिन नोटिस इशू हुआ है उससे 3 महीने के अंदर 3 महीने एक्सपायर होते ही फोर्स में आ जाएगी ये बात, मिनिमम वेजेस। नोट लिखा हुआ एक कि कमिटीज प्ले ओनली एन एडवाइजरी रोल हियर, ठीक है, एडवाइजरी रोल ही प्ले कर रही है। उसका खुद का मेन काम किसका है, फिक्स करने का, गवर्नमेंट का, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, ठीक है। अब इसमें कमेटी में बैठेगा कौन कौन, कंपोजिशन ऑफ कमेटी और एडवाइजरी बोर्ड, दोनों का एक साथ ही हम मेंशन कर देते हैं क्योंकि दोनों का सेम है। एडवाइजरी बोर्ड्स बनेंगे जो वो, और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बोल लो, एडवाइजरी बोर्ड बोल लो, वो उसका कंपोजिशन यहाँ पे क्या है, एजी नॉमिनेट करेगा लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव्स बैठाएगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दोनों को, और दोनों क्या होने चाहिए, बराबर के होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। और इंडिपेंडेंट पर्सन भी बैठेगा जिनको ना एम्प्लॉय से लेना देना है ना एम्प्लॉयर से लेना देना है। वो मैक्सिमम कितने बैठेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम 1/3 टोटल मेंबर्स का। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि 9 मेंबर्स है टोटल, उसका 1/3 3 मेंबर, तो 3 मेंबर से ज़्यादा नहीं बैठेंगे इंडिपेंडेंट, ठीक है। बच्चे कुछ 6 मेंबर, तो 6 में ऐसा नहीं होगा 4 तो एम्प्लॉयर के और आपके 2 लेबर के तरफ से, ऐसे नहीं होगा, दोनों में बराबर 3-3 आएंगे। और इन्हीं में से 3 जो मेंबर्स है इंडिपेंडेंट, इनमें से एक को उठा के हम क्या बना देंगे, चेयरमैन बना देंगे। नोट दे रखा है कि क्या एक गवर्नमेंट सर्वेंट इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह ट्रीट किया जा सकता है क्या, हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये कौन से केस ने बताया था, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस हरिराम नाथवानी, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस हरिराम नाथवानी, उसने बताया था कि गवर्नमेंट सर्वेंट भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट को कौन सा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय से लेना देना है, ठीक है, वो ना उनकी तरफ से ना इसकी तरफ से। उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, कमेटी मेथड। अब सेकंड मेथड आता है हमारा नोटिफिकेशन मेथड। नोटिफिकेशन मेथड में क्या होगा, एजी एक नोटिफिकेशन इशू करेगा जिसमें जो भी पर्सन लाइकली टू बी अफेक्टेड है, जिनको इस बात से फर्क पड़ेगा कि मिनिमम वेजेस कितनी है, उनको बोलेगा कि तुम अपनी एडवाइस दो कि हमें कितनी मिनिमम वेजेस फिक्स करनी चाहिए, अपने रिप्रेजेंटेशंस भेजो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। फिर वो 2 महीने में उनको रिप्रेजेंटेशंस भेजेंगे। एजी कंसिडर करेगा उनके रिप्रेजेंटेशन को इन कंसल्टेशन विद एडवाइजरी बोर्ड। तो एडवाइजरी बोर्ड के पास सारे रिप्रेजेंटेशन आएंगे, वो सारी चीज़ें गो थ्रू करेगा, उसके बाद एडवाइस देगा, कंसल्ट करेगा किससे, आपके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से। फिर वो बैठ के फिक्स या फिर रिवाइज करेंगे ओजी में नोटिफिकेशन देके। अब रिवीजन जो आप ये कर रहे हो, रिवाइज जो कर रहे हो मिनिमम वेजेस, वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी हो सकता है, मतलब एक बैक डेट से भी हो सकता है। जैसे 2012 से आपका ये रिवाइज होता है तो फिर इतनी एप्लीकेशंस आती है, इतने झगड़े होते हैं इस बात पे कि भाई उस डेट से हमारा ना 100 रुपये बनता था, तुमने तो 50 ही दिया, तो पहले का भी बैक डेट से भी आप क्लेम मांग सकते हो। ये सारी बातें यहाँ पे नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई रिवीजन जो आपका है मिनिमम वेजेस का, वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी हो सकता है।
ये देखा हमने। उसके बाद आपका आ रहा है कि हाँ अब पेमेंट मिलेगा कैसे, कैश में होगा। वैसे तो ये नोट है, ये छोटे छोटे पॉइंटर से इसके सेक्शन हम याद ना करें तो भी चलेगा। 5 सेक्शंस अभी तक हमने पढ़े, वो सारे इंपॉर्टेंट है कि अप्लाई किस पे होता है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में डेफिनेशन देखी जिसमें मेनली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की है। थर्ड फिक्सेशन कि कैसे फिक्स होगा, 1000 या पार्ट 1 पार्ट 2 रिवाइज होना चाहिए 5 साल में, अलग अलग लोगों के लिए फिक्स हो सकता है। 4 मैनर है फिक्स करने के, वो सब 3 में पढ़ा। 4 में है कि क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा, और 5 है प्रोसीजर जिसमें हमने पढ़ा कमिटी मेथड और नोटिफिकेशन मेथड जो काफ़ी सिंपल था। ठीक है, उसके बाद ये छोटे छोटे सेक्शन हैं जिसके सेक्शन याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा। देखो छोटी मोटी बातें कर रहे हैं कि जो मिनिमम वेजेस होगा कैश में पे करना है, लेकिन यहाँ आपके यहाँ पे कस्टम है कि आप काइंड में भी पे करते हो तो काइंड में पे कर लो, अगर एजी को सही लगता है तो काइंड में भी पे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पेमेंट जो होगा एम्प्लॉयर का मिनिमम वेजेस वो ऑब्लिगेटरी होगा। भाई एक्ट है वो ऑब्लिगेटरी होगा, वो नहीं किया तो ऑफेंस हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद सेक्शन 13 आ रहा है आपका, यहाँ से काम के सेक्शंस चालू हो रहे हैं। सेक्शन 13 क्या बोलता है, भाई हमने ये तो बता दिया कि एक दिन का 100 रुपये मिनिमम देना है लेबर को। अरे एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, क्या तो 24 घंटे काम करेगा तो देंगे क्या? नहीं, तो हमें घंटे भी तो फिक्स करने पड़ेंगे कि एक दिन में आप अगर 9 घंटे काम करते हो तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। तो ये भी कौन फिक्स करके दे रहा है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये सब एम्प्लॉयर को तो हम फिक्स नहीं करा सकते। देखो एम्प्लॉयर तो एकदम सस्ते से सस्ता लेबर ढूंढता है, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे काम करने वाला लेबर ढूंढता है, लेकिन हमें अत्याचार नहीं करना है, एक्सप्लॉइट नहीं करना है, हमारे लेबर को खुश रखना है। तो इसलिए तो हमने ये सारे लॉज बना रखे हैं। तो इसमें देखो क्या है, फिक्सिंग द वर्किंग आवर्स। तो एजी फिक्स करेगा मिनिमम वेजेस फॉर 1 वर्किंग डे। एक वर्किंग डे में आप कितने घंटे काम करोगे तो आपको मिनिमम वेजेस मिलेगा, वो स्पेसिफाई करेगा। एग्जाम्पल डाला हुआ है मैंने कि एक वर्किंग डे इक्वल्स टू 9 आवर्स, तो आप और 1 घंटे का आपका रेस्ट, तो इसमें रेस्ट भी इंक्लूडेड होगा और साथ में आपके आवर्स भी फिक्स होंगे। ये एग्जाम्पल है, ये कोई प्रोविजन नहीं है, एग्जाम्पल की तरह इसको लें। ये कोई अलग अलग स्टेट में अलग अलग एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट खुद फिक्स करता है। ठीक है, उसके बाद इन 7 डेज एक दिन का रेस्ट देना है। ठीक है, जिसके लिए रेमुनरेशन भी मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, एक संडे तो मिलता है ना इंसान को, वो आराम से रेस्ट करे, और उसका पैसा काटा जाता है क्या? नहीं, पूरे महीने के हिसाब से देना है उसको पैसा। और अगर आपने रेस्ट डे को वर्क करवाया तो ओवर टाइम रेट के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। ये सारी बेसिक बातें हैं कि घंटे फिक्स कर दिए, एक हफ्ते में एक छुट्टी देनी है, छुट्टी पे काम करवा लिया तो ओवर टाइम रेट के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। अब देखो ये जो हमने बात करी है कि जिसमें आवर्स फिक्स करने, हमें आवर्स फिक्स होने चाहिए, वो उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 13 के अंदर। सेक्शन 13 के एक्सेप्शंस क्या बोलते हैं कि शैल नॉट अप्लाई टू द सेम एक्सटेंट विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग। ये कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं जहाँ पे हम घंटे फिक्स नहीं कर सकते। जैसे अर्जेंट वर्क और इमरजेंसी हो गया, तो भाई वो तो आप जितना भी काम करोगे उसके अकॉर्डिंग ही करोगे। इसमें आवर्स कैसे फिक्स कर सकते हैं? आग लग गई तो क्या आवर्स फिक्स करोगे कि 4 घंटे आग बुझाओ और तो ये आपको पैसा मिलेगा? ऐसा तो नहीं है। प्रिपरेटरी या कॉम्प्लीमेंट्री काम करते हो, सुबह आके सारी मशीन प्रिपेयर करके जाते हो, कॉम्प्लीमेंट्री सारी लाइट स्विचेस वगैरह बंद करके जाते हो, ऐसा कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रिपरेटरी काम कर रहे हैं, उसमें भी हम आवर्स फिक्स नहीं कर सकते। फिर है इंटरमीडिएट वर्क, टेम्परेरी काम करते हो आप, जैसे पियोन का काम हो गया, तो आप आवर्स कैसे फिक्स करोगे? उसको तो जब भी ज़रूरत है बुलाया जा रहा है, तो उसने कितने घंटे काम किया आप बता थोड़ी सकते हो, तो वो इंटरमीडिएट वर्क यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद टेक्निकल रीजंस है ना, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से आपको जल्दी काम ख़त्म करना पड़ा, या जल्दी काम करके आप चले गए हो, तो आपके आवर्स फिक्स ही माने जाएंगे, मतलब पूरे ही माने जाएंगे। तो उस वहाँ पे थोड़ी ना आएगा कि 9 घंटे काम करना ही है। भाई अगर आपको पता चले बिजली वगैरह जाने वाली है या कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप जल्दी जल्दी पहले ही काम कर लोगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि आप तो जल्दी निकल गए, आपका पैसा कटेगा कि 2 घंटे कम काम किया, ऐसा नहीं है। उसके बाद वर्क इज़ डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल फोर्सेज। अब जैसे नेचुरल फोर्सेज का अगर एग्जाम्पल दूँ तो क्या आएगा इसके अंदर, जैसे आपको विंड मिल वगैरह या फिर कोई है ना ऐसी एक्टिविटी पे आप डिपेंडेंट हो जो कि नेचुरल फोर्सेस पे, जैसे अगर हवा चलेगी तो विंड मिल चलेगी, तो वही वाली चीज़ है, उसके लिए आपकी क्या गलती है, आप आवर्स कैसे फिक्स कर सकते हो उस चीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें 5 चीज़ें इसके अंदर। अर्जेंट वर्क हो गया, सेकेंड आपका क्या था, प्रिपरेटरी कॉम्प्लीमेंट्री काम हो गया, या फिर इंटरमीडिएट काम हो गया, टेक्निकल रीजंस हो गए, या फिर आपका नेचुरल फोर्सेस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब ये जो क्लॉज थी हमने पढ़ा इंटरमीडिएट वर्क का, ठीक है, उसके अंदर अब इंटरमीडिएट वर्क एग्जैक्टली क्या होगा वो कौन बताएगा हमें? एजी बताएगा। ठीक है, किसके बेसिस पे कि आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी करी या फिर सस्टेन्ड अटेंशन दिया है कि नहीं दिया। देखो हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं सुबह से शाम तक, तो हमें दिख रहा है ना कि इतने घंटे काम किया है, इतने घंटे का काम है, या फिर सस्टेन्ड अटेंशन, हमें एक जगह बैठ के कुछ काम करना है, जैसे वेल्डिंग का काम है, उसमें अटेंशन लगता है पूरा, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि कितने कोई काम इंटरमीडिएट है कि नहीं है।
अगर आपको ये दोनों चीज़ें लग रही है, ये दोनों में से कोई एक चीज़ लग रही है सॉरी, कि फिजिकल एक्टिविटी या फिर सस्टेन्ड अटेंशन, तो आप इंटरमीडिएंट काम नहीं है मतलब, तो आप आवर्स फिक्स कर सकते हो। अगर ये दोनों ही नहीं है तो फिर इंटरमीडिएंट टाइप का काम हो गया आपका, कि कुछ टाइम बैठे हो फिर कोई बुला ले तो काम कर रहे हो, तो इंटरमीडिएंट हो गया। मैक्सिमम 48 आवर्स से ज़्यादा हम काम नहीं करा सकते वर्कर से, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सेक्शन 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके एक्सेप्शंस भी है काफ़ी ज़रूरी। उसके बाद सेक्शन आता है आपका 14 एंड 15। 14 किसके बारे में, ओवर वर्किंग, और 15 किसके बारे में, अंडर वर्किंग। तो पहले हम पढ़ते हैं 14 ओवर वर्किंग के बारे में, कि अगर आपके जितने आवर्स फिक्स किए थे उससे ज़्यादा काम कर रहे हो आप, ठीक है, तो हर एडिशनल आवर के लिए आपको क्या मिलेगा, ओवर टाइम रेट के हिसाब से पैसा मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा काम कर रहे हो। ये कौन फिक्स करेगा, या तो ये खुद एक्ट डिसाइड कर देगा, मिनिमम वेजेस एक्ट, या कोई अदर लॉ भी फिक्स कर सकता है, विच एवर इज हायर, जो भी ज़्यादा होगी वो यहाँ पे मानी जाएगी ओवर टाइम रेट के हिसाब से। ओवर टाइम वेजेस कैन बी क्लेम्ड बाय दोज गेटिंग मिनिमम वेजेस एंड नॉट बेटर वेजेस। ओवर टाइम वेजेस कौन क्लेम कर सकता है, जो कि मिनिमम वेजेस लेता हो, बेचारा रोटी कपड़ा मकान चला रहा है, वही क्लेम कर सकता है। बाकी जिनकी बेटर वेजेस है वो लोग क्लेम नहीं कर सकते, उनको ज़्यादा भी रुकना पड़ सकता है, क्या हो गया इसमें, ठीक है। जैसे पार्टनर्स है कंपनी के, वो तो कब तक रुके रहते हैं, रात को 10-10 बजे तक रुके रहते हैं, तो ओवर टाइम थोड़ी ना वो होता है, उनका काम है। उसके बाद जो मिनिमम वेजेस है वही यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं इस एक्ट के अंदर, ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब सेक्शन 15 आता है अंडर वर्किंग, जितना आपको काम दे रखा है उससे कम काम कर रहे हो आप, तो देखो, तो हम लोग मान लेंगे पहले फर्स्ट इंस्टांस में, तो ये मानेंगे कि उसने पूरे दिन काम किया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो खुद जानबूझ के कामचोर टाइप का आदमी है, अनविलिंगनेस है उसकी वर्क करने की, और या फिर एम्प्लॉयर की कोई गलती नहीं, उसने काम दिया था फिर भी वो नहीं कर रहा, अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होती है कि भाई एम्प्लॉयर की कोई गलती नहीं है, उसने काम दे दिया था, आप जानबूझ के काम नहीं कर रहे हो, अनविलिंग हो, कामचोर हो, तो फिर आपका पैसा कटेगा, सीधी सी बात है, आप कम काम कर रहे हो तो पैसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये, और अगर एम्प्लॉयर की गलती हुई तो पूरे दिन का पैसा मिल जाएगा। उसके बाद आपका आता है सेक्शन 20 और 21। 20 और 21 किसके बारे में बात करता है, क्लेम्स के बारे में। अब देखो, आपका मिनिमम वेजेस आपका हक है, तो आप मांगने जाओगे, मांगने किससे जाओगे, सबसे पहली बात तो कौन है इसमें, कमिश्नर फॉर वर्कमेंस कंपनसेशन, उसके पास जा सकते हो, या फिर सीजी का ऑफिसर जो है रीजनल लेबर कमिश्नर, उसके पास जा सकते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट नहीं है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट वगैरह में हम लोग असिस्टेंट वाला भी पढ़ते हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, वो यहाँ पे गिवन नहीं है। ऑफिसर होगा जो एसजी का लेबर कमिश्नर, वो भी यहाँ पे आ सकता है। जज हो सकता है सिविल कोर्ट में, या फिर स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट। अगेन पेमेंट ऑफ वेजेस में हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट पढ़ा था, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट है, क्योंकि हमारी बात क्या है, पैसों की है। अब देखो, सीधी सी बात है, आपका पैसा बनता है कि नहीं बनता, ठीक है, ये वाला जो केस है वो जाता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर, और पैसा कितना बनता है ना, कम दे रहे हैं, वो सब जाता है मिनिमम वेजेस एक्ट में। ये झगड़े हैं जो अलग अलग एक्ट डील करते हैं। अब है लास्ट अपना पेनल्टीज। तो पेनल्टी सीधी सी बात है, अगर मिनिमम वेजेस से जो डिसाइड कर रखी है, जो आपको स्पेसिफाइड है, उससे आप कम पेमेंट करते हो तो आप पे पेनल्टी तो लगेगी, या फिर आप सेक्शन 13 का कॉन्ट्रावेंशन करते हो, जो अभी हमने पढ़ा था ना, कि इतने घंटे फिक्स करने, एक दिन की छुट्टी देनी, ओवर टाइम के हिसाब से पेमेंट करना, उन सब का कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो आपको 6 महीने तक की जेल, 500 का जुर्माना, या फिर दोनों भी हो सकता है। तो मेजर जो सेक्शंस हमने पढ़े हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सेक्शन 3, 4, 5 जो पूरा फिक्सेशन के बारे में, 3 बताता है फिक्स करना है वेजेस, 14 बताता है, 4 बताता है आपका कि इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकता है गवर्नमेंट चाहे तो मिनिमम वेजेस में, 5 बताता है कैसे करेगा, कैसे फिक्स करेगा, नोटिफिकेशन मेथड से, कमिटी मेथड से, दोनों से फिक्स कर सकता है, दोनों तरीके उसके पास। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, सब सेक्शंस में मैंने यहाँ पे कोट कर रखे हैं सेक्शंस याद करने के लिए। तो 3, 4, 5 है फिक्सेशन का, फिर हम डायरेक्टली जंप करते हैं 13 पे, 3 से 13 पे। तो 13 में हम क्या करते हैं, 3, 4, 5 किया हमने, फिर 13, 14, 15 किसके बारे में, आपका वर्किंग कंडीशन आवर्स के बारे में। तो 13 में हमने बोला इतने घंटे काम करोगे तो माना जाएगा, एक दिन के हिसाब से पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो वो हो गया 13। 14 में है ओवर वर्किंग, ज़्यादा काम कर लिया घंटों से, और 15 में हमने कम काम कर दिया जितने घंटे हमें बताए गए थे। और 20 और 21 अलग से याद करना चाहो तो हम कर सकते हैं। ऑथोरिटीज़ और क्लेम्स के बारे में, वो क्लेम मांगने जाएंगे तो कौन सी अथॉरिटी के पास जाएंगे, और लास्ट में पेनल्टी तो है ही। तो मोस्टली यहाँ पे जो मेन सेक्शंस है वो मैंने यहाँ पे आपका बना रखा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं।